नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग मत्स्य व्यवसाय के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। विश्व के विभिन्न देशों में मछली को खाद्यान्न के रूप में उपयोग में लिया जाता है। मत्स्य पालन का व्यवसाय प्राचीन काल से ही खाद्य आपूर्ति के लिए होता आ रहा है। विश्व के विभिन्न देशों में स्थित महासागरों, सागरों, तालाबों, झीलों एवं नदियों आदि में मछलियों को पकड़ने का कार्य किया जाता है। उष्णकटिबंधीय प्रदेश में स्थित जलीय भागों में मछली व्यवसाय सीमित मात्रा में किया जाता है, क्योंकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में स्थित सागर एवं महासागरों में मछली के लिए भोजन की आपूर्ति पर्याप्त रूप में नहीं हो पाती है, या ये कहें कि इन क्षेत्रों में मछली के लिए जो खाद्य पदार्थ होता है उसकी आपूर्ति प्रमुख रूप से नहीं हो पाती है, जिसके कारण उष्णकटिबंधीय प्रदेश में स्थित सागरों एवं महासागरों में मत्स्य पालन सीमित मात्रा में किया जाता है, जबकि समशीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में तथा उपध्रुवीय क्षेत्रों में स्थित जलीय भागों में मत्स्य व्यवसाय बृहद स्तर पर किया जाता है। विश्व में खाद्यान्न के रूप में प्रयोग किए जाने वाले जंतुओं में से 3% खाद्य पदार्थ केवल मछलियों से प्राप्त किया जाता है। विश्व के विभिन्न देश जैसे नॉर्वे, जापान, न्यूफाउंडलैंड तथा आइसलैंड ऐसे क्षेत्र हैं जहां कुल खाद्य पदार्थ का 10% खाद्यान्न पदार्थ मछलियों से प्राप्त किया जाता है। मछलियों की वर्तमान समय में लगभग विश्व में 40,000 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें प्रमुख रूप से हैरिंग, सार्डिन, कॉड, हैक, पोलैक, मैक्रेल, बोनेटी, ट्यूना, स्नैपर आदि। इस प्रकार विश्व में 40,000 से अधिक मछलियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। मछलियों में विभिन्न खनिज तत्वों की अत्यधिक मात्रा पाई जाती है, जैसे आयरन, कैल्शियम, आयोडीन, तांबा, मैग्नीशियम तथा फास्फोरस। इस प्रकार मछलियों में इन विभिन्न प्रकार के खनिज तत्वों की पर्याप्त आपूर्ति मछलियों को खाने से की होती है, या ये कहें कि ये सभी खनिज तत्व मछलियों में पाए जाते हैं। मछलियों से प्राप्त तेल में विटामिन ए तथा डी की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। खाद्यान्न के रूप में उपयोग के अतिरिक्त मछलियों का उपयोग तेल तथा उर्वरकों के निर्माण में भी किया जाता है। तो इस प्रकार विश्व में 40,000 से अधिक मछलियों की प्रजातियां पाई जाती हैं तथा विश्व के अनेक ऐसे देश हैं जहां के खाद्यान्न में मछलियों की प्रमुख भूमिका होती है, अर्थात वह अपने भोजन में मछलियों को प्रमुख स्थान देते हैं। इसके अलावा मछलियों में विभिन्न प्रकार के खनिज तत्व जैसे मैग्नीशियम, आयोडीन, तांबा, फास्फोरस, कैल्शियम, आयरन इत्यादि प्रकार के खनिज तत्व पाए जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि मत्स्य व्यवसाय के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएं। तो मत्स्य व्यवसाय के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाओं में प्रमुख रूप से प्लैंकटन की आपूर्ति। प्लैंकटन एक प्रकार का सागरीय जीव या पादप होता है। दूसरा जलवायु, तीसरा छिछले समुद्र, चौथा ज्वार, नदियों के ज्वारनदमुखी मुहाने, उसके बाद समुद्री धाराएं, जनसंख्या की अधिकता एवं यातायात। तो इस प्रकार यह सभी मत्स्य व्यवसाय के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएं उत्पन्न करते हैं। इनमें सबसे पहले प्लैंकटन की आपूर्ति। मत्स्य व्यवसाय एक ऐसा उद्योग है जिसका अधिकतम स्थानीयकरण, या ये कहें कि जैसे पहले ही बताया था कि सर्वाधिक व्यवसाय समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में होता है। प्लैंकटन सागरी जल में पाए जाने वाला एक सूक्ष्म जीव या पादप होता है जो मछलियों का प्रमुख भोज्य पदार्थ होता है, जिसका निर्माण समुद्र में पाए जाने वाले असंख्य जीवित पदार्थों के द्वारा होता है। अर्थात समुद्रों में अनेक प्रकार के असंख्य छोटे छोटे जीव पाए जाते हैं जिनके मिलने से प्लैंकटन का निर्माण होता है। प्लैंकटन समुद्र में अधिकतर उन भागों में पाया जाता है जहाँ तक सूर्य की किरणें जल में आसानी से पहुँच जाती हैं। अतः प्लैंकटन का अधिकतम भाग महाद्वीपीय मगन तट पर पाया जाता है, जिस कारण मछलियाँ भी इसी क्षेत्र में अधिक संख्या में पाई जाती हैं। महाद्वीपीय मगन तट धरातलीय तट से
लगा हुआ एक समुद्र का भाग होता है जहाँ पर समुद्र की गहराई कम होती है और जहाँ पर सूर्य के प्रकाश की किरणें सीधी पहुँचती हैं। उसके बाद दूसरा है हमारा भौगोलिक कार्य, वो है जलवायु। मछलियों की वे किस्में जो शीतोष्ण कटिबंधीय ठंडी जलवायु में पाई जाती हैं, खाद्यान्न के रूप में उनका अधिकतम उपयोग किया जाता है। क्योंकि समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की मछलियाँ स्वादिष्ट होती हैं, वहीं गर्म क्षेत्र की मछलियाँ स्वादिष्ट नहीं होती हैं। इसके अलावा गर्म क्षेत्र की मछलियाँ जहरीली भी होती हैं, जिसके कारण इनको खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग में नहीं लिया जाता है। मछली व्यवसाय हेतु अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं होना चाहिए, अर्थात 20 डिग्री सेंटीग्रेड से तापमान मछली व्यवसाय के लिए अनुकूल नहीं होता है। गर्म क्षेत्र की अधिकतर मछलियाँ अधिक समय तक संरक्षित करके रखी नहीं जा सकती हैं, जिसके कारण भी गर्म प्रदेशों में मत्स्य व्यवसाय सीमित मात्रा में किया जाता है, जबकि ठंडे प्रदेशों की मछलियों को एक लंबे समय तक रखा जा सकता है कोल्ड स्टोर के तौर पर, तथा उनको अधिक समय तक उपयोग में लिया जा सकता है। इस कारण मत्स्य व्यवसाय हेतु ठंडी जलवायु उपयुक्त मानी जाती है। ठंडी जलवायु में मछलियाँ भी एक समूह के रूप में पाई जाती हैं तथा उन्हें पकड़ने में भी सुविधा होती है। गर्म जल क्षेत्र में ऐसे बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं जो समुद्रों में पाए जाने वाले मछलियों के प्रमुख भोज्य पदार्थ प्लैंकटन को खा जाते हैं। तो इस प्रकार जलवायु, जो गर्म क्षेत्रों की जलवायु में मछलियाँ पाई जाती हैं, वो जहरीली होती हैं तथा कम स्वादिष्ट होती हैं, तथा गर्म प्रदेशों के सागर एवं महासागरीय क्षेत्रों में अनेक प्रकार के बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं जो मछली के भोज्य पदार्थ प्लैंकटन को खा जाते हैं। इसके अलावा शीत या ये कहेंगे समशीतोष्ण जलवायु वाले क्षेत्रों में मछलियाँ स्वादिष्ट होती हैं तथा उन्हें अधिक समय तक संरक्षित करके रखा जा सकता है व उन्हें लंबे समय तक उपयोग में लिया जा सकता है। तो इस प्रकार जलवायु मत्स्य व्यवसाय को प्रभावित करती है। उसके बाद है छिछले समुद्र। छिछले समुद्र का मतलब होता है कि ऐसे समुद्र का भाग जहाँ पर जल की गहराई कम है। मछलियों के प्रमुख भोज्य पदार्थ समुद्रों में उन्हीं भागों पर पाए जाते हैं जहाँ पर सूर्य की किरणें जल में पहुँच सकें। सूर्य की किरणें समुद्र के जलीय भाग में केवल 200 मीटर की गहराई तक ही पहुँच पाती हैं, अतः मछलियाँ भी 200 मीटर की गहराई तक समुद्र के छिछले भागों में पाई जाती हैं। गहरे समुद्रों में पाई जाने वाली मछलियाँ भी अपने अंडे शांत समुद्री क्षेत्र में देती हैं जहाँ तक सूर्य की किरणें पहुँच सकें, अतः मछलियों का अधिकांश भाग समुद्र के छिछले भाग में पाया जाता है जहाँ तक सूर्य की किरणें पहुँच सकें, अर्थात समुद्रों का ऐसा भाग जहाँ पर सूर्य के प्रकाश की किरणें पहुँच जाती हैं, उन स्थानों पर मछलियों की संख्या भी अधिक पाई जाती है तथा वहाँ पर मछलियों के खाने के लिए समुद्री प्लैंकटन भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है। इस प्रकार छिछले समुद्र मत्स्य व्यवसाय के लिए अनुकूल स्थिति उत्पन्न करते हैं। उसके पश्चात है नदियों के ज्वारनदमुखी मुहाने। ज्वारनदमुखी मुहाने जैसे भारत में नर्मदा एवं ताप्ती नदियाँ ज्वारनदमुखी डेल्टा का निर्माण करती हैं, अर्थात ऐसी नदियाँ जो तट पर अपने जल को ना बिखेर कर सीधे ही समुद्र में गिरती हैं, तो वो ज्वारनदमुखी डेल्टा का निर्माण करती हैं। जब नदियाँ धरातली भाग में पानी को बहाकर ले जाती हैं, तब वह अपने साथ अनेक प्रकार के पदार्थों को भी बहाकर ले जाती हैं, अतः यह पदार्थ भी मछलियों के द्वारा अपने भोजन के रूप में ग्रहण किए जाते हैं। अतः नदियों के मुहाने पर जहाँ नदियाँ समुद्र में गिरती हैं, वहाँ पर इन भोज्य पदार्थों की अधिकता होती है, जिसके कारण मछलियाँ भी इन भोज्य पदार्थों को खाने के लिए यहाँ आती हैं तथा इन स्थानों पर मछलियों की संख्या अत्यधिक पाई जाती है। बड़े डेल्टाई भागों में अवसाद की मात्रा अधिक होने के कारण यह क्षेत्र मछलियों की प्राप्ति के लिए अनुकूल नहीं माने जाते हैं, क्योंकि अवसाद के कारण मछलियों के भोजन की इन स्थानों पर कमी पाई जाती है। अतः नदियों के ज्वारनदमुखी मुहानों में अवसाद की मात्रा कम पाई जाती है, जिसके कारण नदियों के ज्वारनदमुखी मुहाने पर मछलियों की मात्रा अधिक पाई जाती है, जिसके कारण
यह क्षेत्र मत्स्य व्यवसाय के लिए अनुकूल स्थिति पैदा करते हैं। उसके बाद है समुद्री धाराएं। समुद्री धाराओं में गर्म एवं ठंडी दो धाराएं होती हैं। जहाँ पर गर्म एवं ठंडी जल धाराएं आपस में मिलती हैं वहाँ पर समुद्री पादप प्लैंकटन की मात्रा अधिक पाई जाती है, क्योंकि यह धाराएं अपने साथ प्लैंकटन को बहाकर लाती हैं। अतः ठंडी व गर्म धाराओं के संगम पर मछलियों का प्रमुख भोज्य पदार्थ प्लैंकटन पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, जिसके कारण ऐसे स्थान जहाँ पर गर्म एवं ठंडी समुद्री धाराएं मिलती हैं वहाँ पर मछलियों की संख्या भी अधिक मात्रा में पाई जाती है। इसके बाद है जनसंख्या की अधिकता। अधिकतम जनसंख्या होने तथा अन्य खाद्य पदार्थों की कमी होने पर ही मनुष्य मछली या अन्य जंतुओं के द्वारा अपना खाद्यान्न प्राप्त करता है। अर्थात जब जनसंख्या अधिक हो जाती है तथा जनसंख्या अधिकता के मुकाबले खाद्य पदार्थों की कमी हो जाती है तो मनुष्य मछलियों एवं अन्य जंतुओं को अपने भोज्य पदार्थ के रूप में ग्रहण करता है। इसके अलावा मांस खाने पर धार्मिक रोक नहीं होने के कारण भारत में भी अधिकतर लोग मछलियों एवं जंतुओं का सेवन करते हैं। इसके अलावा यूरोप के अनेक देश जैसे नॉर्वे, स्वीडन, जापान तथा आइसलैंड आदि देशों में मछली खाने पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है, जबकि भारत में धार्मिक मान्यताओं के आधार पर मछली खाने पर पाबंदी है। जबकि यूरोप के अनेक देशों में या विश्व के अनेक देशों में वहाँ पर मछली खाने पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है, जिसके कारण वहाँ पर मत्स्य व्यवसाय अत्यधिक मात्रा में एवं वृहद स्तर पर किया जाता है। अतः इन देशों में मछली की अधिकतम मांग पाई जाती है, क्योंकि इन देशों में मछली का सेवन भोज्य पदार्थ के रूप में अधिक किया जाता है। तो इस प्रकार जनसंख्या अधिकता के कारण जिन स्थानों पर जनसंख्या की मात्रा अधिक होती है तथा अन्य खाद्य पदार्थों की मात्रा कम होती है तो मछलियों के सहित ही अन्य जंतुओं का मनुष्य के द्वारा सेवन किया जाता है तथा सेवन करने के कारण मछलियों की मांग अधिक हो जाती है, जिसके कारण मत्स्य व्यवसाय वृद्धि करने लगता है। उसके बाद है यातायात। मत्स्य व्यवसाय में परिवहन भी एक प्रमुख कारण है जो मत्स्य व्यवसाय को वृहद स्तर पर प्रभावित करता है। मछलियों का निर्यात करने हेतु अधिकतर जल परिवहन के विभिन्न साधनों का उपयोग किया जाता है। अतः बंदरगाहों, जहाज, नावों आदि की उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि जहाज, नावों आदि से समुद्री भागों से या सागरी भागों से मछलियों को पकड़ा जाता है तथा बंदरगाहों पर लाकर उनको पैक करके अन्यंत्र स्थानों के लिए निर्यात किया जाता है। तो इस प्रकार मत्स्य व्यवसाय के लिए यातायात भी एक प्रमुख भूमिका रखता है, क्योंकि अनेक परिवहन के साधनों के द्वारा जिनमें जहाज, नाव, जिनके द्वारा सागर एवं महासागरों से मछलियों को पकड़ा जाता है तथा बंदरगाह पर पैक करके बड़े बड़े जहाज़ों के माध्यम से अन्य देशों को मत्स्य को या ये कहें कि मछलियों को निर्यात किया जाता है। तो इस प्रकार मत्स्य व्यवसाय के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाओं में प्लैंकटन की आपूर्ति, जो एक सागरीय जीव या पादप है तथा मछली का एक प्रमुख भोज्य पदार्थ भी है। इसका जलवायु, छिछले समुद्र, नदियों के ज्वारंदमुखी मुहाने, समुद्री धाराएं, जनसंख्या की अधिकता एवं यातायात। तो इस प्रकार से यह 7 प्रमुख भौगोलिक कारक हैं या भौगोलिक दशाएं हैं जो मत्स्य व्यवसाय को प्रभावित करती हैं। अगले वीडियो में हम लोग विश्व के प्रमुख मत्स्य उत्पादक क्षेत्रों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।